हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांतों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी का धरातल समान नहीं है। कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पर मैदान हैं और कहीं पर समुद्र हैं। पर्वत प्रमुख रूप से धरातल के ऊंचे उठे हुए स्थल भाग हैं। ये अपने आसपास के क्षेत्रों से यथेष्ट ऊंचे उठे होते हैं। भूपटल के पर्वतों के वितरण के संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर ही पाए जाते हैं। हालांकि हिमालय इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां हैं वो दो हैं, अंतर्जात शक्तियां और बहिर्जात शक्तियां। अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत पटल विरूपण के अंतर्गत जो पर्वत निर्माण होता है वो होता है वलित या मोड़दार पर्वतों का, भ्रंशज या ब्लॉक पर्वतों का। और आग्नेय क्रिया दूसरी आग्नेय अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत दूसरी है आग्नेय क्रिया, जिसके अंतर्गत जो पर्वतों का निर्माण होता है वो है ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदनुमा पर्वत, लेकोलित पर्वत, बैथोलित पर्वत। तीसरी है अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत संयुक्त क्रिया। इसके अंतर्गत जो पर्वतों का निर्माण होता है वो कहलाते हैं सम्मिश्र पर्वत। ये तो थी अंतर्जात शक्तियों द्वारा पर्वतों का निर्माण। एक है बहिर्जात शक्तियां। इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया आती है वो है अपरदनात्मक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पर्वत जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। पर्वतों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद है। पर्वतों की उत्पत्ति बहुत कुछ महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। पर्वत निर्माण के संबंध में विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत, जॉली का अणु सक्रियता या तापीय चक्र सिद्धांत, अथवा जॉली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत। तीसरा डेली का महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत। चौथा है होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। पांचवा क्रोबर का भू अभिनैतिक पर्वत निर्माण सिद्धांत। छठा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसके अलावा ध्रुवीय परिभ्रमण सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत भी पर्वत निर्माण के ही सिद्धांत हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो है वो है जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि पृथ्वी का ग्लोब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। ताप कम होने के कारण पृथ्वी का आयतन घट रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग सिकुड़ रहा है। गुरुत्व शक्ति के कारण बाहरी भूपटल भी भीतरी ठंडे गोले के साथ सटना चाहता है, लेकिन बाहरी पटल जो पहले से ही ठंडा हो चुका है भीतरी भाग से कुछ अधिक बड़ा रहता है और अंदर का ठंडा होने वाला भाग अधिकाधिक सिकुड़ता जाता है। अतः गुरुत्व के द्वारा केंद्र की ओर खींचने वाले बाहरी भूपटल में संपीड़न उत्पन्न हो जाता है। तब भूपटल के कुछ भागों में वलन पड़ जाते हैं और कुछ भागों में भ्रंशन उत्पन्न हो जाते हैं। जेफरिन के सिद्धांत के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि जेफरिन का सिद्धांत गणितीय सूत्रों और परिकलन पर आधारित है और स्थान स्थान पर उसे समझना कठिन हो जाता है। जेफरिन ने रेडियो एक्टिव ताप को भी ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के ठंडा होकर सिकुड़ने का समर्थन किया। जेफरिन ने चट्टानों के लचीलेपन और दृढ़ता को ध्यान में रखकर बताया कि पर्वतों का निर्माण कुछ खास समयों में ही होता है। संकुचन के कारण उत्पन्न तनाव और दबाव की शक्ति का संग्रह होता रहता है और ये क्रिया तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि यह सामूहिक शक्ति चट्टान की शक्ति से ज्यादा नहीं हो जाए। इस अवस्था के
प्राप्त हो जाने पर वलन और भ्रंशन आरंभ हो जाते हैं और पर्वत निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब तनाव और दबाव ढीला पड़ जाता है तो पर्वत निर्माण की हलचल भी रुक जाती है। जेफरीन ने यह भी बताया कि पर्वत निर्माण चट्टान के स्वभाव पर निर्भर करता है। जहां पर चट्टानें अधिक कठोर होती हैं वहां पर तनाव और दबाव के कारण भ्रंशन के अधिक अवसर होते हैं, क्योंकि चट्टानें टूट जाती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में पर्वत निर्माण नहीं हो पाता। इसके विपरीत मुलायम और लचीले चट्टानों वाले भागों में ही पर्वत निर्माण होता है। जेफरीन ने पर्वतों के विस्तार और उनकी दिशा के विषय में भी बताया। जेफरीन के अनुसार शक्ति का आगमन सागरीय भागों से महाद्वीपों की ओर हुआ और शक्ति की दिशा थलीय भाग के साथ लंब रूप में कार्यान्वित हुई। इस सिद्धांत के आधार पर रॉकीज और एंडीज पर्वतों की दिशा को भली प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ये पर्वत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर प्रशांत महासागर के समांतर ही फैले हैं और इनका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण दिशा में है। लेकिन जेफरीन के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई। जेफरीन के अनुसार पर्वतों का वितरण महाद्वीपों के किनारे सागरों के समांतर होता है। यद्यपि रॉकीज और एंडीज पर्वतों का विस्तार तो इस सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट हो जाता है, लेकिन आल्प्स और हिमालय पर्वत की दिशा इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार यह जेफरीन के सिद्धांत का एक निर्बल क्षेत्र है। जेफरीन के पास इस समस्या के लिए कोई उत्तर नहीं है। जेफरीन ने पृथ्वी की जिस संकुचन शक्ति के आधार पर विशाल पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की, उससे इतने विशाल पर्वतों का निर्माण कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। तापीय संकुचन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में संकुचन संकेंद्रीय परत के रूप में हुआ है, अतः सिकुड़न और संकुचन पृथ्वी पर चारों तरफ हुआ होगा। इस आधार पर पर्वतों का निर्माण सर्वत्र हुआ होगा और भूपटल पर सर्वत्र पर्वत मिलने चाहिए, जबकि भूपटल पर सर्वत्र पर्वत नहीं मिलते, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। तापीय संकुचन जो सिद्धांत है उसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि पृथ्वी में रेडियो एक्टिव तत्व विद्यमान हैं, जिनके विखंडन से ताप उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी को ठंडा होने नहीं देता। पृथ्वी से जितना ताप निकलता है उसकी पूर्ति रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा हो जाती है। जेफरीन का जो सिद्धांत है वो गणितीय सूत्रों और परिकलन पर आधारित है। स्थान स्थान पर इसे समझना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह बात बिल्कुल असंभव मालूम होती है कि केवल 20 करोड़ वर्षों में पृथ्वी इतनी अधिक ठंडी हो गई कि उसमें अल्पाइन युग की हिमालय और रॉकी एंडीज जैसी पर्वत श्रेणियों के बनने के लिए संकुचन उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने जेफरे का जो तापीय संकुचन सिद्धांत पर्वतों के निर्माण के विषय में है उसका अध्ययन किया। उन्होंने पर्वत निर्माण के
विषय में पर्वतों की उत्पत्ति के कारण, उनकी दिशा आदि के विषय में बताया और हमने इनकी इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में भी जाना। नेक्स्ट टाइम पर्वत निर्माण के किसी दूसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।